हेलो, वेलकम टू कैन स्टडी सीएपीएफ एसी प्रीवियस ईयर में इकोनॉमी में आज हम पार्ट 4 देखेंगे। आज 2017 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज नॉट करेक्ट। तो इट इज अ सोशल वेलफेयर स्कीम टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शंस इन बीपीएल हाउस होल्ड्स। यस, इनिशियली देखो 5 करोड़ का टारगेट रखा गया था, फिर 5 करोड़ के जगह 8 करोड़ कर दिया गया। एवरी हाउस होल्ड को जो ये सब्सिडी दिया जाना था वो 1600 पर ये कनेक्शन। और कहीं ना कहीं जो हमने देखो इसके पहले वाला ईयर में क्वेश्चन देखा ना कि 2011 सेंसस के अनुसार अभी भी जो है वो कितने परसेंट घरों में जो है काव डंग वगैरह यूज किए जाते हैं और ये तो क्लीन फ्यूल यूज नहीं किए जा रहे हैं। तो उसी दिशा में ये एक राइट डायरेक्शन है कि 8 करोड़ इनिशियली 5 करोड़ का टारगेट रखा गया था, फिर 8 करोड़ सही है ये। तो आज की डेट में ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। तो ये द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015, नहीं ये 2016 में लॉन्च किया गया। तो ये आपका गलत है। लेकिन इनफैक्ट देखो, गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 5 करोड़। तो तत्कालीन समय में उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये सही था। आज की डेट में इसका है 8 करोड़ कर दिया गया है। तो उस ड्यूरेशन के अनुसार ये the objective of the scheme is to safeguard the health of women and children by providing them with clean cooking fuel. Yes, ये भी आपका सही है। तो एक्चुअली आज की डेट में ये भी गलत है, लेकिन उस समय टारगेट ये रखा गया था। तो ये आपका बी गलत है। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बिटकॉइन एज अ लीगल पेमेंट मेथड सिंस 1 अप्रैल 2017। देखो तो ये इसमें जो था वो जापान था, सॉरी ये हाँ वो उसमें जापान आपका था। अभी देखो वर्तमान में जो है इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत सारे कंट्री जो है एक्सेप्ट मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं, एक दो कंट्री ही है। तो इसमें ये जापान था। चाइना इनफैक्ट देखोगे कि अभी रिसेंटली न्यूज में इस वजह से था कि चाइना ने क्रैकडाउन किया है कि भाई हमारा जो चाइना क्या है सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, वो सेंट्रल प्राइवेट सेक्टर उसमें भी है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड ज़्यादा है कि चीज़ों को हम मैनेज करेंगे कि हम किस ढंग से। और सेंट्रल बैंक वगैरह जो है इससे कंप्रोमाइज अभी वो चाइना उस स्थिति में, इंडिया भी अभी है। आरबीआई ने कहा है कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है इस चीज़ को कर सकें। और बहुत सारे जैसे अभी रिसेंटली जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने दिखाना शुरू किया जब से आपके जो हैं बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस टाइकून जैसे एलोन मस्क ने अभी हाल में उसको प्रमोट किया, तो काफ़ी फिर इंक्रीज हुआ। अभी भी बहुत सारे यूथ्स वगैरह इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन ये इतनी वॉलेटिलिटी है कि और इसमें से कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। तो यू कैन नोट से ना कि क्या व्हाट विल हैपन। अब आज की डेट में मान के चलो एक बिटकॉइन सपोज फॉर एग्जांपल $10,000 का है, कल के डेट में वो $1 हो जाएगा। तो कॉमन मैन उस चीज के शौक को सब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो जब तक प्रॉपर रेगुलेशंस कंट्रोल और ये ना आए तो ये अभी मुश्किल है। इंडिया में अभी ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट ये है कुछ कमिटीज हैं। तो कुछ कमिटीज में आप जिनको जिस कमिटी को आप जानते हो उस कमिटी को आप पहले ये चूज करो। तो देखो रंगराजन कमेटी, इतने ज़्यादा रंगराजन कमेटी बहुत सारे चीज़ों के लिए बना है। जो सी रंगराजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और जब मनमोहन सिंह थे उनके प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल में भी रह चुके हैं। तो देखो नरसिम्हन कमेटी, तो नरसिम्हन कमेटी हम जान रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के है। तो आपको जो अच्छा लगता है जो ये वो आप ये करो। नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2 दो आया था। फिर केलकर कमेटी, तो केलकर विजय केलकर जो थे 13th फाइनेंस कमीशन के जो ये चेयरपर्सन थे। तो ये आपका ये हो जाएगा, केलकर जो है टैक्स रिफॉर्म से संबंधित थे। मल्होत्रा आप जान रहे हो कि इंश्योरेंस सेक्टर से ये संबंधित थे। तो मल्होत्रा इंश्योरेंस, तो रंगराजन आपके डिस इन्वेस्टमेंट। इस वजह से ना रंगराजन को मैं बोल लास्ट में ये करूँ क्योंकि रंगराजन ने बहुत सारे कमिटी में वो रहे हैं, वो उस चीज को किए हैं, चेयर किए हैं। तो आपको क्या होगा, ये सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज बिलोंग टू। तो देखो एग्रीकल्चर प्राइमरी है और सर्विसेज जो है टर्सरी है। तो प्राइमरी एंड टर्सरी रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुकन्या समृद्धि स्कीम इज नॉट करेक्ट। करा ओनली पेरेंट्स ऑफ गर्ल अप टू द एज ऑफ 10 years कैन ओपन सच अकाउंट इन देयर डॉटर्स नेम। यस ये सही है। कंट्रीब्यूशन आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यस ये भी आपका इनफैक्ट ये है कि आप अप टू 10 years तक जो है उसमें अकाउंट में खाते खुलाओ और कुछ एग्जैक्ट लोएस्ट शायद 1000 या समथिंग था, मैक्सिमम 1,50,000 तक आप जमा कर सकते हो। लोएस्ट का एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है लेकिन मैक्सिमम उसमें था
1,50,000 तक। और जब 18 प्लस ईयर की 18 ईयर की हो जाएगी लड़की, तो फिर उसको उसके मैरिज स्टडी और ये सब में उसको यूज किया जा सकता है। इंटरेस्ट अर्न देयर ऑन इज एग्जम्प्टेड अप टू आर एस 1500 पर एन एम। नो, ये आपका जो है इसमें ये ऐसा कंडीशन नहीं था। मैक्सिमम ऑफ यस, ये मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख ये सही था, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2017 एंड 18। तो ऑब्वियसली है ये हमारे लिए इकोनॉमी में। देखो जैसे इस बार है कि उतने कोर क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आपने देखा पहले 3 ईयर का हमने जो देखा तो उसमें कोर क्वेश्चन यानी कि पूछा गया। तो बहुत सारे कोर होते हैं, तो कोर वाले को तो आपको करना होगा, और जो कोर वाले नहीं हैं, जो नॉन कोर हैं, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। मीन्स प्रेजेंट कंटेक्स्ट में उसको देखना पड़ेगा। तो जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ बजट एडवांस टू 1 टू इनेबल द मिनिस्टर्स टू ऑपरेशनलाइज ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यस, देखो पहले जो था कि बजट जो इसके पहले तक वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब में होता था, और आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको सारे को बजट को पास करवा लो, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशन डिबेट होते हैं। तो स्टैंडिंग कमिटीज में डिफरेंट जो कमिटियां हैं, तो अभी फर्स्ट डे वर्किंग डे ऑफ फरवरी में पेश किया जाता है, तो एटलीस्ट 2 मंथ बचता है तो उसमें पास करा लेने जाने के लिए। नेक्स्ट आपका है, तो फर्स्ट सही है, मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट टू ब्रिंग रेलवे टू द सेंटर स्टेज ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी। यस, ये भी देखो इनिशियली जो है आप लंबे समय से 1923 के आसपास से जो है वो आपका रेलवे सेपरेट बजट पेश किया करता था। इसका कारण था ना कि रेलवे तब जो है बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डाइवर्सिफिकेशन हुआ, इकोनॉमी ग्रो किया, तो रेलवे का रिलेटिव जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया। तो ये अब इसका कोई औचित्य नहीं लगा प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि हम रेलवे बजट को अलग पेश करें, तो इसको मर्ज कर दिया गया जनरल बजट में। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू फैसिलिटेट अ होलिस्टिक व्यू ऑफ एलोकेशन फॉर सेक्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज। यस, ये भी सही। देखो जब प्लानिंग कमीशन जो खत्म हो गया, तो फिर प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रखने का कोई मतलब नहीं था। अदरवाइज पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन जो एक्सपेंडिचर को रिकमेंड करती थी उसको प्लान एक्सपेंडिचर में कंसिडर करते थे, और जो प्लानिंग कमीशन जो नहीं एक्सपेंडिचर को रिकमेंड करती थी वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता था। लेकिन आज की डेट में जो है प्लान और नॉन प्लान, अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग कमीशन ये बोलेगी कि नॉन प्लान वाला जो है उसको खर्च नहीं करो। मतलब ये है कि प्लानिंग कमीशन जो प्लान बना रही थी उसमें जो कंसीडर, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेमेंट है, तो प्लानिंग कमीशन ये नहीं ना कहेगी कि आप इतना इंटरेस्ट पे करो, ये तो सरकार का ऑब्लिगेशन है इसको पे करना। फॉर एग्जांपल डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर में क्या है, प्लानिंग कमीशन ये नहीं कहेगी कि डिफेंस को बढ़ा दो, क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो क्या चाहेगी कि विकास अधिक हो। तो कुछ जो है लेकिन ऑब्लिगेशन है, पेंशन है, तो पेंशन पर कुछ नहीं करेगी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग ये नहीं करेगी ना कि पेंशन आप 50,000 दे रहे हो तो उसको 40,000 कर दो, इसमें उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये आपका 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम जो था 2009 एंड 2010 में था। देखो इन्वेस्टमेंट जितना अधिक होगा उतना इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। एक आपने आईसीओआर पढ़ा होगा, एक पहले सीओआर था, ठीक है ना, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो सीओआर, कैपिटल आउटपुट रेशियो, और एक है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, आज के डेट में आईसीओआर। यानी कि कोई भी, जैसे मान के चलो आईसीओआर यदि कम है तो इसका मतलब है आपके लिए अच्छा है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आप सपोज 10% के रेट से ग्रो करना चाहते हैं, तो 10% के रेट से ग्रो करना चाहते हैं, यदि आपका आईसीओआर एक तरह से 4 है मान के चलो, या सीओआर, इनफैक्ट सीओआर समझो, सीओआर कैपिटल आउटपुट रेशियो यदि 4 है, तो इसका मतलब है कि 40% आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी 10% ग्रोथ के लिए। यदि आईसीओआर 5 है, तो इसका मतलब 10% जो ग्रोथ का प्राप्त करने के लिए आपको क्या होगा, 10% ग्रोथ प्राप्त करने के लिए 50% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि 6 हो जाएगा तो 60% ग्रोथ ये, लेकिन यदि 2 हो जाए तो 10% ग्रोथ प्राप्त करने के लिए मात्र 20% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये 2009 एंड 10 में इन्वेस्टमेंट जो था वो हाईएस्ट था। नेक्स्ट कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन रैंक्ड एज द लीस्ट करप्ट कंट्री इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2016। ये देखो इसमें क्या है कि इसमें करंट ये सब अपडेट कर लेना, करंट वाला जो भी है प्रीवियस ईयर में जो भी आते हैं, तो करंट लगता है कि उस समय के लिए हमारे पास रिलेवेंट नहीं था, लेकिन आज के डेट में भी उस रैंकिंग, डिफरेंट रैंकिंग वगैरह है। देखो जैसे जो हम प्रोग्राम चलाएंगे उसमें रैंकिंग वगैरह का बहुत सारा भी क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे ही, तो वो आपको ये करना है, ठीक है ना, जो भी करंट में होता है उन चीजों को ऐड कर देना है।
लास्ट क्वेश्चन इसमें है, द यूएस प्रेसिडेंट इन 2017 हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर यूएस विड्रॉल फ्रॉम अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पैसिफिक रीजन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो ये आपका क्या था, टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो कुछ करेंट्स वगैरह रहते हैं तो उसको आप अपने अनुसार चेंज कर लोगे, बाकी जो भी है वो करो, ठीक है। तो देखो कभी कम कभी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो, जितना है उसको करना है। ओके, थैंक यू।